हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है कॉम्बिनेट्रिक्स एंड रेकरेंस रिलेशन। क्या होता है कॉम्बिनेट्रिक्स, क्या होता है रेकरेंस रिलेशन जब हम बात करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। देखिए, नाम से ही काफी कुछ क्लियर हो जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉम्बिनेट्रिक्स की, यानी कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन का मतलब आपने मैथ्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, वही होता है कॉम्बिनेट्रिक्स, यानी कितनी पॉसिबिलिटी हैं कॉम्बिनेशन की या सिलेक्शन की या अरेंजमेंट की। तो जब हम अरेंज करते हैं या कंबाइन करते हैं या सिलेक्शन करते हैं तो उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेट्रिक्स एंड रेकरेंस, या इसको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन भी आप बोल सकते हैं। लेकिन जब हम एक्चुअल में रेकरेंस की बात करते हैं तो रेकरेंस का मतलब कि प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए आगे क्या पॉसिबिलिटी है, इसका आइडिया लगाना रेकरेंस कहलाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 1 2 4 8, आगे क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर 2 का गैप है 1 2 4 8 में, तो अगला वाला जो नंबर होगा वो 10 होगा। 1 2 4 8 10, तो अगला वाला जो नंबर होगा वो 12 होगा। इसी को बोलते हैं रेकरेंस रिलेशन। प्रीवियस वाले पैटर्न को देखते हुए जो नई रिलेशन हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ रेकरेंस रिलेशन। तो आइए डिटेल में बात करते हैं कॉम्बिनेट्रिक्स के बारे में, रेकरेंस के बारे में, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे बहुत डिटेल में विद कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यूज। हैव अ लुक गाइस। सबसे पहले अगर बात करें कॉम्बिनेट्रिक्स की डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, तो ये क्या है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कॉम्बिनेट्रिक्स का मतलब होता है काउंटिंग करना, यानी किसी भी तरीके से एक अरेंजमेंट को स्टैब्लिश करना, काउंट करके बताना कि कैसे ये पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड काउंटिंग। इट हेल्प्स अस टू काउंट द अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन, यानी कॉम्बिनेट्रिक्स क्या कर रहा है? मदद कर रहा है अरेंज करने में, कि बच्चों को कैसे बैठाया जाए कि मैक्सिमम सिटिंग पॉसिबल हो, या सिलेक्शन कैसे किया जाए। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कॉम्बिनेट्रिक्स काउंटिंग। इस पर 2 रूल अप्लाई होते हैं। पहला रूल होता है एडिशन का और दूसरा रूल होता है मल्टीप्लिकेशन का। रूल 1 जिसे हम एडिशन बोलते हैं, इसे और बोला जाता है, और दूसरा जो मल्टीप्लिकेशन है इसे एंड बोला जाता है। तो याद रखिएगा, एडिशन का मतलब और मल्टीप्लिकेशन का मतलब एंड होता है। वेरी गुड। इट यूजेस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी जो कॉम्बिनेट्रिक्स है ये किसका यूज करता है? परम्यूटेशन का और कॉम्बिनेशन का। जहां परम्यूटेशन को अरेंजमेंट बोलेंगे और कॉम्बिनेशन को सिलेक्शन बोलेंगे। यानी अभी तक हमने क्या क्या सीखा कि कॉम्बिनेट्रिक्स का मतलब क्या है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में? काउंटिंग, जो काउंट अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन में मदद करेगा। पहला रूल एडिशन है जिसे और बोलेंगे, दूसरा मल्टीप्लिकेशन है जिसे एंड बोलेंगे। फिर हमने ये देखा कि ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करता है। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है सिलेक्शन। नाम भी तो यही है, कॉम्बिनेट्रिक्स, यानी कॉम्बिनेशन विद परम्यूटेशन। तो अरेंजमेंट और सिलेक्शन दोनों यहां पर हम लोग सीखेंगे। आइए, रूल 1 एडिशन, जैसे कि अभी मैंने बताया कि रूल 1 यहां पर क्या है? एडिशन का, और रूल 2 क्या है? मल्टीप्लिकेशन का। तो इसमें क्या डिफरेंस है, आइए एक बार समझते हैं फटाफट। पहला कह रहा है इफ टास्क ए कैन बी डन इन 3 वेज एंड टास्क बी इन 4 वेज। एक कोई कार्य है जिसको 3 तरीके से किया जा रहा है ए के द्वारा, और एक वही काम है जिसको बी के द्वारा किया जा रहा है 4 तरीके से। तो ए और बी, ईदर ए और बी उस काम को कितने तरीके से कर सकते हैं? तो आंसर है ए और बी। और का मतलब होता है प्लस 3 + 4 यानी 7 वेज। तो एडिशन में हम क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। 3 + 4 क्या हो गया? 7 हो गया। वहीं अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है? सेम क्वेश्चन। इफ टास्क ए कैन बी डन इन 3 वेज एंड टास्क बी इन 4 वेज, देन ए एंड बी टुगेदर कितने वेज से करेगा? तो आंसर है 3 × 4, दैट इज 12 वेज। समझ में आया कुछ कुछ? आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि कॉम्बिनेट्रिक्स होता क्या है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। परम्यूटेशन,
जिसको हम अरेंजमेंट बोलते हैं। इसका जो हमारा फॉर्मूला है वो है NPR बराबर फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r, जहां पर n क्या है, बड़ा नंबर, और r क्या है, छोटा नंबर, जिसको हमें सिलेक्ट करना है। तो अरेंज r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n, यानी जो n होगा वो हमेशा बड़ा वाला नंबर होगा, और जो इसमें से r होगा वो हमें सिलेक्ट करना है, यानी वो छोटा नंबर होगा। इतनी बात समझ में आई? वेरी गुड। अब कह रहे क्वेश्चन से जरा इसको समझिए कि परम्यूटेशन क्या होता है और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे अरेंज 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 5 इन अ रो, हमें क्या करना है, 3 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है 5 स्टूडेंट्स में से एक रो में। इसका मतलब अगर हम ऊपर वाला फॉर्मूला यानी यहां पर परम्यूटेशन लगाएं, परम्यूटेशन क्यों लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिख रहा है अरेंज, और अरेंज करने का मतलब क्या होता है, परम्यूटेशन। समझ में आई बात? वेरी गुड। तो इसका मतलब यहां पर जो फॉर्मूला लगने वाला है वो क्या है, 5p3 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कुछ इस प्रकार। और 5 माइनस 3 का मतलब है 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2 इंटू 1। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 120 डिवाइडेड बाई 2, या आप काट भी सकते हैं 2 को 2 से, है ना, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया, 60। तो अरेंज 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 5 इन अ रो, द आंसर इज 60। तो अरेंजमेंट का मतलब क्या होगा, परम्यूटेशन, और परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 करिए इसको। हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट 2 बुक्स फ्रॉम 4 बुक्स एंड अरेंज देम ऑन अ शेल्फ। क्या यहां पर बोल रहा है अरेंजमेंट, अरेंज देम ऑन अ शेल्फ। अरेंज आ गया तो इसका मतलब परम्यूटेशन लगाएंगे। परम्यूटेशन का फॉर्मूला NPR फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल n कितना गिवन है, n मतलब मैक्सिमम वैल्यू, जो ग्रेटर वाली वैल्यू होगी दैट इज 4 बुक्स। तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई n माइनस r, यानी 4 माइनस 2, यानी फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 3 2 1, और फैक्टोरियल 2 को कैसे लिखेंगे, 2 into 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 24 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 12 इज द राइट आंसर। कर लिया आप सभी ने, समझ में आया तरीका? वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी वेज कैन 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 6 स्टैंड इन अ रो। यहां पर फिर से एक बार किसका क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी वेज, कितने तरीके हो सकते हैं, यानी अरेंजमेंट, है ना। वेज का मतलब भी क्या है, अरेंजमेंट। हाउ मेनी वेज कैन 2 स्टूडेंट आउट ऑफ 6 स्टैंड इन अ रो। फिर से क्या लगाएंगे, परम्यूटेशन NPR फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r, जहां n क्या गिवन है, मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 6 डिवाइडेड बाई n माइनस r मतलब 6 माइनस 2 दैट इज 4। तो फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 6 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 1, सॉल्व करेंगे मिलेगा 720 डिवाइडेड बाई 24, या काट भी सकते हैं आप ऊपर नीचे, है ना, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए, कि 4 से 4 को काट दिया, 3 से 3 को काट दिया, 2 से 2 को काट दिया, 1 को 1 से काट दिया, जो बचे उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज 30 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करिए। हाउ मेनी 3 letter passwords can be formed from 5 letters, from different 5 letters A, B, C, D, E if no letter is repeated। फिर से ये क्वेश्चन किसका है, परम्यूटेशन का। हाउ मेनी 3 letter passwords can be formed, कितने 3 letter पासवर्ड बन सकते हैं फ्रॉम 5 different letters, अलग अलग 5 लेटर की मदद से। इफ नो लेटर इज रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी परम्यूटेशन फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r लगा दीजिए। n का मतलब मैक्सिमम नंबर दैट इज 5, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3। 5 का मतलब क्या है, 5 4 3 2 1,
और फैक्टोरियल 2 आ जाएगा नीचे, 5 - 3 क्या है 2, यानी 120 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 60 इज द करेक्ट आंसर। कर लेंगे इस तरीके का क्वेश्चन, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब बात करते हैं डायरेक्टली कॉम्बिनेशंस पर यानी सिलेक्शन पर। यस, तो कॉम्बिनेट्रिक्स एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन के बाद आता है आपका सिलेक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एनसीआर बराबर फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर, जहां पर अगेन एन जो है वो सबसे बड़ा नंबर होगा, आर जो है जितनी पॉसिबिलिटी है सिलेक्शन की वो शो करेगा, और कर लेंगे। तो n is the total number of objects, the full set, the maximum value, and r is the number of object you are choosing from those n। तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे, सिलेक्ट करने की, चूज करने की, या कॉम्बिनेशन की। आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं क्या है ये कॉन्सेप्ट। हैव अ लुक। पहला क्वेश्चन कह रहे चूज 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम 5। यहां पर हमें शब्द क्या मिल रहा है, सिलेक्शन, चूज करना। तो हमें 5 स्टूडेंट्स में से कितने सिलेक्ट करने हैं, कितने चूज करने हैं, 2 स्टूडेंट। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, कॉम्बिनेशन, एनसीआर फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल में। देखिए 5c2 फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, यानी आर क्या है 2, एन माइनस आर क्या है 5 - 2। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ऊपर आ जाएगा 120, नीचे आ जाएगा 2 × 5 - 2, फैक्टोरियल लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 10, दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, बहुत आसान है। नेक्स्ट, चूज 3 फ्रूट आउट ऑफ 7 फ्रूट। अगेन चूज मिल गया, इसका मतलब अगेन किसकी बात हो रही है, सिलेक्शन की यानी कॉम्बिनेशन की। लगा दीजिए एनसीआर फॉर्मूला, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाई बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल में। करिए फैक्टोरियल 7 नीचे फैक्टोरियल 3, n माइनस आर का मतलब 7 - 3। तो इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके का नंबर, और आंसर आएगा दैट इज 35। कर लेंगे ना। फैक्टोरियल 7 को कैसे लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 5 4 3 2 1। 3 को कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और 7 - 3 का मतलब क्या है, दैट इज 4। और 4 को कैसे आप लिखेंगे, 4 3 2 1। अब इसको आप आपस में ऊपर नीचे कट शॉर्ट करके आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 35। नेक्स्ट, अ क्लास हैज अ 8 स्टूडेंट, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट 3 स्टूडेंट टू फॉर्म अ कमिटी। फिर से हमें क्वेश्चन में दिख गया सिलेक्ट दिया हुआ है, यानी सिलेक्शन की बात हो रही है, कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। एनसीआर लगा दीजिए, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर डिवाइडेड बाई यानी मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। यूज करिए इसको, 8c3 फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 8 - 3। सॉल्व कर लीजिए इसको, आंसर आ जाएगा 56। आई होप आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। करके देखिएगा सभी क्वेश्चन को सॉल्व, है ना। यहां तो हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, लेकिन आपको सॉल्व करके देखना है हर एक क्वेश्चन को फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। नेक्स्ट, फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट 5 कार्ड्स। कह रहा है 52 कार्ड्स के डेक में से हमें सिलेक्ट करना है, चूज करना है 5 कार्ड्स को। अगेन कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे एनसीआर इस पर्टिकुलर मेथड से, जहां n की वैल्यू क्या है 52 और r की वैल्यू क्या है 5। करिए सॉल्व, और ये आ गया आपका करेक्ट आंसर, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं ताकि आप हर एक क्वेश्चन को समझे और उसकी प्रैक्टिस भी कर पाए। नेक्स्ट, देयर आर 6 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स इन अ बैग। एक बैग में 6 रेड और 4 ब्लू बॉल्स अवेलेबल हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट 2 बॉल्स, कलर डज नॉट मैटर, जस्ट सिलेक्शन। यानी यहां पर क्या कह रहा है, आपको चूज करनी है 2 बॉल्स, कलर मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ सिलेक्ट करनी है 2 बॉल्स को। यानी क्वेश्चन अगेन किसका है, सिलेक्शन का यानी कॉम्बिनेशन का। लगा दीजिए एनसीआर, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाई बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर यहां पर 6 रेड और 4 ब्लू बॉल्स हैं। बिल्कुल सही, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी गिवन है, 6 + 4 यानी 10,
तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, और सिलेक्ट कितनी करनी है 2 बॉल्स, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। करिए, रखिए, पुट करिए वैल्यूज को। तो फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस आर का मतलब 10 माइनस 2 दैट इज फैक्टोरियल 8। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, दैट इज 45। समझ गए? हो जाएगा कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन या परम्यूटेशन के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आसान है बिल्कुल। तो बस ये फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है रेकरेंस रिलेशन इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। रेकरेंस का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस पैटर्न को देखते हुए अगला क्या पैटर्न बन सकता है ना, दैट इज कॉल्ड अ रेकरेंस रिलेशन। यानी अ रेकरेंस रिलेशन इज अ रूल दैट टेल्स अस हाउ टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस यूजिंग द प्रीवियस टर्म। रेकरेंस रिलेशन एक ऐसा नियम है जो हमें बताता है कि कैसे हम अगले टर्म को फाइंड करेंगे प्रीवियस टर्म को देखते हुए, दैट इज कॉल्ड अ रेकरेंस रिलेशन। आइए करते हैं सॉल्व। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 4 8 16, अगर इस पैटर्न को आप देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है, तो आपने कहा सर यहां पर 8 2 16 4 2 8 यानी 2 का मल्टीप्लीकेशन ऑब्जर्व हो रहा है, तो अगला जो बनेगा वो क्या बनेगा 16 इंटू 2 यानी 32। यस, तो आपने क्या प्रीवियस वाले पैटर्न को फॉलो किया और जो इसके बाद बन सकता था उसकी पॉसिबिलिटी आपने बताई। यस, दैट इज कॉल्ड अ रेकरेंस रिलेशन। समझ में आ गया? रीजनिंग में भी आप ये करते ही हैं, है ना, इस तरीके के पैटर्न मैचिंग आप करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेकरेंस रिलेशन। आइए एग्जाम में इसको कैसे करेंगे ये भी हम लोग बात करेंगे, है ना। इसका मतलब क्या होता है, रेकरेंस रिलेशन को कैसे इंडिकेट करते हैं। a बेस n इज इक्वल्स टू 2 a बेस n माइनस 1। बेस n माइनस 1 का मतलब प्रीवियस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें चेक करना है कि आगे की पॉसिबिलिटी क्या है। तो प्रीवियस पैटर्न का मतलब क्या होता है n माइनस 1। तो रेकरेंस रिलेशन हमेशा n माइनस 1 से ही डिनोट की जाती है ना, ये बात याद रखिएगा। और कुछ इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अलग अलग तरीके से कि रेकरेंस रिलेशन क्या हो सकती है। हैव अ लुक। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ सीक्वेंस इज डिफाइंड एज an where is equals to an minus 1 plus 3 with a0 बराबर 2, what is a3, है ना। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। कह रहा है सीक्वेंस डिफाइन कर दिया गया है क्वेश्चन में कि an जो होगा वो an माइनस 1 के बराबर होगा और उसमें प्लस 3 जोड़ा जाएगा, जहां a0 की वैल्यू हमें दी हुई है 2। तो पूछ रहा है a3 क्या होगा। अगर a0 दिया है, a3 पूछ रहा है और ये सीक्वेंस भी बता रहा है, तो क्या फाइंड आउट करना बहुत आसान है। जी हां, आइए देखते हैं कैसे। a0 गिवन है 2, जो सीक्वेंस हमें फ्रेम करना है वो इसके अकॉर्डिंग है, an बराबर an माइनस 1 प्लस 3। इसका मतलब कि जो n माइनस 1 है उसकी जगह पर हम 2 लिख देंगे, और 3 जो है वो क्या है, फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, वो तो 3 ही रहने वाला है। तो ऊपर वाले पैटर्न को फॉलो करते हुए तो आगे बढ़ेंगे। तो ऊपर वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग an बराबर n की जगह पर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि a0 तो 2 है, तो a1 क्या आएगा 2n माइनस 1। an माइनस 1 की जगह पर हमने क्या रख दिया, a0 का मान दैट इज 2 और प्लस 3 तो ऐसे ही रहेगा यानी 5 हो गया। क्या ये बात समझ में आई? वेरी इजी। एक बार फिर से समझो। an बराबर an माइनस 1 प्लस 3 अगर है तो an माइनस 1 का मतलब ऊपर वाला पैटर्न, ऊपर क्या गिवन है a0 की वैल्यू दैट इज 2, यानी an माइनस 1 की जगह पर क्या आ जाएगा 2 और प्लस क्या हो जाएगा 3। तो a1 का मान क्या आ गया 5। अगर मैं आपसे पूछूं अब a2 इसमें निकालो तो क्या निकाल लेंगे? जी हां, बिल्कुल निकाल लेंगे। आपने कहा सर a2 में an माइनस 1 की जगह पर क्या आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू यानी 5 और प्लस 3 हो जाएगा। तो 5 प्लस 3 क्या हो गया 8। समझ में आया? एक बार फिर से समझो। a1 में हमने क्या किया, जब a1 हमें फाइंड करना था तो हमने an माइनस 1 में क्या किया, बहुत ध्यान दीजिएगा यहां पर। हमने an माइनस 1 में
ऊपर वाली वैल्यू को पुट किया, ये वाली जो वैल्यू थी 2, और +3 की जगह पर +3 लिख दिया, क्या आ गया 5। अब अगर हमें इसमें a2 फाइंड आउट करना है तो a2 फाइंड आउट में an-1 की जगह पर क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू जो निकल के आई दैट इज 5 +3 यहां पर गिवन है, तो 5 + 3 क्या हो जाएगा 8। क्या ये बात समझ में आई? तो 5 + 3 क्या आ गया 8। क्या इसी तरीके से हम आगे भी कर सकते हैं? जी हां, अगर हमसे a3 पूछा जाता तो a3 में क्या आता, 8 ये वाली वैल्यू यहां पर आ जाती, +3 ये आ जाता, तो 8 + 3 क्या हो जाता 11। तो 11 इज द करेक्ट आंसर फॉर a3। गेटिंग द पॉइंट है ना? अब तो समझ में आ गया होगा, काफी आसान है। तो हमने a3 यहां पर निकाल लिया, आपको अच्छा a3 तो निकालना ही था, है ना? क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, फाइंड द a3। तो a3 क्या हो जाएगा 8 + 3 = 11, दैट इज द आंसर। अब अगर a4 अगर पूछते, सेम क्वेश्चन में अगर a4 पूछते तो क्या वो भी निकाल लेते? हां, ये 11 स्टार्टिंग में आ जाता, प्लस हो जाता 3, तो 11 + 3 दैट इज 14। द आंसर इज 14 इन केस ऑफ a4 एंड सो ऑन। समझ गए? तो यानी इस पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना है, जहां ये वाली वैल्यू हमें हमेशा गिवन होगी किसी ना किसी फॉर्मेट में, जैसे ये प्रीवियस वैल्यू गिवन है और ये वाली वैल्यू जो है वो क्या है, कांस्टेंट है यानी फिक्स है ना? इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते +3 को। इसको ऑब्जर्व करते हुए हमने एक पैटर्न ड्रॉ कर लिया। क्या इतनी बात समझ में आई? इसी को बोलते हैं रेकरेंस रिलेशन, है ना? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ रेकरेंस रिलेशन इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। कैसा लगा ये क्वेश्चन? बढ़िया, समझ में आया ना क्या तरीका फॉलो कर रहे हैं? और आगे क्वेश्चन से इन चीजों को समझते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता जरूर है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, और फ्री का नंबर है, बहुत आसानी से आप विद इन अ सेकेंड कर लेंगे। करिए, कह रहा है सीक्वेंस इज डिफाइंड एज a बेस n बराबर 2a बेस n-1 विद a0 बराबर 1। व्हाट इज a4? कह रहा है a4 का मान क्या होगा? तो आपने कहा सबसे पहले हमें क्या करना है, a0 तो गिवन है, a1 फाइंड आउट कर लेंगे। a1 फाइंड आउट कैसे करेंगे? 2 की वैल्यू जो है वो तो फिक्स है और an-1 हमें गिवन है दैट इज 1, तो यानी 2 × 1, यहां क्या आ जाएगा 2, यहां क्या आ जाएगा 1, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 1 = 2, यानी जो a1 का मान है वो क्या आ गया 2 आ गया, है ना? एक बार देखते चलते हैं इसको साथ में। देखिएगा, a0 बराबर 1 है, an बराबर 2an-1 है ना? समझ में आया? जहां an-1 की जगह पर क्या रखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू जो कि गिवन है 1, और 2 की जगह पर 2 रहेगा, तो 2 × 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब फिर से अगर a2 हमें रखना है, a2 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 का मान तो फिक्स है ना? ये वाली वैल्यू तो यहां पर फिक्स है, लेकिन इस 1 की जगह पर हम क्या रखेंगे, जो वैल्यू निकल के आई है दैट इज 2। 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। देखिएगा, तो a2 में ये 2 तो आपकी वैल्यू फिक्स है जो ऊपर से आ रही है, लेकिन अब an-1 में क्या रखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू, और ऊपर वाली वैल्यू क्या है हमारे पास में दिस दैट इज 2। इसको हमने यहां पर प्लेस किया तो 2 × 2 क्या आ गया 4। अब ऐसे ही क्या आगे वाला पैटर्न हम बना लेंगे a3 में। तो a3 में हमने क्या किया, ये 2 तो फिक्स रहा और ये जो आंसर आया ऊपर वाला 4 है ना, ये हमने यहां पर रख दिया, तो 2 × 4 क्या हो गया 8। ये a3 आ गया, निकालना क्या है a4 भी ऐसे ही निकाल लेंगे। ये 2 की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाला नंबर, यानी 2 × 8 दैट इज 16, और ये हो जाएगा करेक्ट जवाब। क्या पूछ रहा था, व्हाट इज a4? तो a4 क्या है, दैट इज 16, दैट इज द राइट आंसर। क्या समझ में आया, जल्दी से बताइए। वेरी गुड। तो जरा इसको फिर से एक बार देखते हैं ताकि आपको पैटर्न समझ में आ पाए। a0 बराबर 1 गिवन है, पैटर्न हमें क्या गिवन है 2 × an-1, यानी हमें चलना कैसे है, जो भी नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। नंबर क्या गिवन है 1, तो 2 × 1 = 2, ये हमें 1 में मिल गया। अब प्रीवियस नंबर क्या मिल चुका है 2, और हमें रखना किस पैटर्न में है, × 2 के पैटर्न में। तो a2 क्या हो गया 2 × 2 4,
2 मल्टीप्लाई रहेगा, प्रीवियस नंबर मिल चुका है 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16 एंड सो ऑन, है ना। ऐसे ही हम करते रहेंगे जहां तक पूछा जाएगा। A5 अगर पूछते तो 2 इंटू 16 हो जाता 32, तो 2 4 8 16 32 64, है ना। इस तरीके से पैटर्न हमारा मूव कर रहा है। समझ में आ गया? तो आंसर इज व्हाट 16। पहला भी समझ में आया, दूसरा भी समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा समझते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेकरेंस रिलेशन, इनमें से कौन सी रिलेशन रेकरेंस रिलेशन है ये बताइए। पहले वाला देखो, क्या इसको रेकरेंस रिलेशन बोलेंगे? नहीं, क्योंकि रेकरेंस रिलेशन में हम प्रीवियस वाली रिलेशन को देखते हैं और प्रीवियस का मतलब माइनस होना जरूरी है। यहां तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना, तो ये गलत हो गया। क्या ये रेकरेंस रिलेशन है? जी हां, n-1, है ना, यही हमारा रेकरेंस रिलेशन को बताता है, तो ये सही हो गया। ये भी गलत हो गया और ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या बना? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द रेकरेंस रिलेशन which represent the previous pattern n-1 a base n-1 plus 5, that is the recurrence relation। समझ में आया? तो हमेशा जो माइनस में गिवन होगा, जो a base n-1 के फॉर्मेट में गिवन होगा, वही हमारी रेकरेंस रिलेशन इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट, अ रेकरेंस रिलेशन यूजेस प्रीवियस टर्म, है ना, बता भी दिया आपको समझाने के लिए कि जो भी रेकरेंस रिलेशन होगी वो हमेशा प्रीवियस टर्म को फॉलो कर रही होगी। जैसे a बेस n बराबर a बेस n-1 प्लस 5 डज दिस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको करिए। कह रहा है अ सीक्वेंस इज डिफाइंड एज a बेस n बराबर a बेस n-1 प्लस a बेस n-2। ये हमें यहां पर पैटर्न दिया हुआ है, इसको फॉलो करना है। a0 का मान 1 है और a1 का मान 1 है, तो a4 क्या होगा? बहुत आसान है, यानी a0 और a1 हमें गिवन है, तो क्या हम आगे निकाल सकते हैं इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए? जी हां, a0 का मान 1 है, a1 का मान 1 है, तो an बराबर इस पैटर्न को अगर हम फॉलो करेंगे तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 + 1, है ना, 1 + 1 क्या आ जाएगा? 2। तो यानी नेक्स्ट a2 हमारे पास में क्या आ गया? 2। कैसे? ये वाला 1 प्लस ये वाला 1, इन दोनों 1 को जोड़ देंगे तो क्या मिल गया? ये 2 मिल गया। अब अगली वाली सीरीज में क्या आएगा? ये 2 और ये वाला 1, तो 2 + 1 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 3। देखिए a3 में क्या आ गया? ऊपर वाला 2 और फिर उसके ऊपर वाला 1। यस, तो क्या आ गया? 2 + 1 दैट इज 3। अगली वाली सीरीज a4 में क्या आ जाएगा? ये वाला 3 और ये वाला 2, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा? दैट इज 5। प्रीवियस पैटर्न को फॉलो करना है सिर्फ, तो 3 + 2 क्या हो गया? 5। समझ में आ गया? क्या ऑप्शन में 5 गिवन है? यस, दैट इज द आंसर। एक बार फिर से समझो, अगर कहीं पर डाउट है तो एक बार फिर से समझ लो। पैटर्न में क्या गिवन है? a0 a1, है ना, ये दोनों हमें मिल रहे हैं। अब हम प्लस किसको करते हैं? प्रीवियस पैटर्न को फॉलो करते हैं, यानी पहले ये नंबर प्लस करेंगे, फिर ये नंबर प्लस करेंगे, और ये दोनों का जो जोड़ है, ऐड क्यों करना है? क्योंकि यहां पर प्लस का सिंबल है, तो इसका मतलब a0 और a1 हमें गिवन है, तो a2 हम फाइंड कर सकते हैं इसकी मदद से। 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि प्लस करना है नंबर्स को। अब यहां पर 2 हमें मिल चुका है, इस 2 से पहले जो नंबर मिला है वो क्या है? 1। तो अब जो दो नंबर्स हमारे पास प्रीवियस हैं वो कौन से हैं? इमीडिएट प्रीवियस, 2 और 1। इन 2 और 1 को जोड़ देंगे, क्या आ गया? 3। अब जो नंबर हमें मिल रहा है नया वो क्या है? 3, और 3 से पहले क्या नंबर है? 2, तो 3 + 2 को क्या ऐड करेंगे? मिलेगा 5। ये a4 हो गया। अगर a5 पूछते तो क्या होता? 5 + 3 दैट इज 8, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर a5, है ना, एंड सो ऑन। तो बस पैटर्न को जज आपको करना है इसके अकॉर्डिंग, जो आप कर लेंगे। समझ में आ गया है? हलवा है बिल्कुल, है ना, बहुत बेसिक है, कर लेंगे विद इन अ सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, करिए, करो इसको अपने आप। कह रहा है सीक्वेंस इज डिफाइंड एज a बेस n बराबर 3an-1 विद a0 बराबर 2। व्हाट इज a2? a बेस 2 का मान क्या होगा?
A0 आपको गिवन है, A2 आपसे पूछा गया है, यानी A1 आपको फाइंड करना है, फिर A2 आपको फाइंड करना है, और जो सीक्वेंस आपको गिवन है वो क्या है, दिस वन। इसका मतलब 3 की वैल्यू तो फिक्स है, और an-1 आपको क्या गिवन है, ये दैट इज 2, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 6, ये A1 आ जाएगा, है ना। जरा देखिएगा, A0 2 है, पैटर्न आपका 3 के मल्टीप्लीकेशन में है, तो A1 क्या आ गया, 3 2 6 मल्टीप्लाई करके, फिर जो अगला वाला पैटर्न बनेगा उसमें ये 3 आपका फिक्स रहेगा, और मल्टीप्लाई किससे होगा, 6 से, तो 6 3 18, ये A2 आ जाएगा। तो A2 क्या आ गया, 3 इंटू 6 दैट इज 18। क्या 18 क्वेश्चन में गिवन है, ऑप्शन में गिवन है, हाँ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर A2। अगर A3 पूछते तो क्या आता, 3 मल्टीप्लाई बाई 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो A3 आ जाता, है ना। इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब तो समझ में आ गया, बल्ले बल्ले। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेकरेंस रिलेशन, इनमें से कौन सी रेकरेंस रिलेशन नहीं है, जरा बताइए। रेकरेंस रिलेशन में n-1 का होना जरूरी है, क्या ये है, जी हां, क्योंकि n-1 गिवन है, देखो बिल्कुल सही पैटर्न है। क्या ये भी है, जी हां, n-1 गिवन है, 2 मल्टीप्लाई बाय n-1, ये भी सही है, रेकरेंस रिलेशन है। क्या ये भी है, जी नहीं, यहां प्रीवियस रिलेशन की बात कर ही नहीं गई है, माइनस की बात है ही नहीं, तो ये रेकरेंस रिलेशन नहीं है। और यहां पर अगर आप देखें n-1 n-2, तो ये रेकरेंस रिलेशन की कैटेगरी में आएगा, यानी कौन सी रिलेशन रेकरेंस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपकी रेकरेंस नहीं है। समझ में आ गया, बताइए। जैसे कि अभी पीछे वाला क्वेश्चन भी था, है ना, कौन सी रेकरेंस है, कौन सी रेकरेंस नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं, इजी है, कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, द सीक्वेंस an बराबर an-1 प्लस 4 वेयर A0 इज इक्वल्स टू 1, तो कौन सा सीक्वेंस ये फॉलो करेगा। कह रहे A0 का मान हमें गिवन है, इसकी मदद से A1 निकालिए, A2 निकालिए, A3 निकालिए और A4 निकालिए, है ना, क्योंकि ये 4 गिवन है, तो डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछा गया है कि A4 तक क्या होगा, है ना। यहां आपको सब फाइंड आउट करके बताने हैं कि कौन सा सीक्वेंस यहां पर करेक्ट है। कर लेंगे इस क्वेश्चन को, वेरी गुड। यानी an-1 का मान क्या गिवन है, 1, और 1 प्लस 4, तो प्लस 4 करना है आपको आंसर में, है ना। इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है, कर लीजिए। तो A0 बराबर क्या गिवन है, 1, पैटर्न गिवन है प्लस 4 वाला, A1 का मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4, है ना, ये 1 प्लस ये 4 तो रहेगा ही, तो 1 प्लस 4 क्या हो गया, 5। A2 में क्या होगा, 5 जो आपका आंसर आया प्लस 4, 5 प्लस 4 दैट इज 9, ये A2 हो गया। A3 में क्या आएगा, 9 प्लस 4 दैट इज योर A3, दैट इज 13। A4 में क्या आएगा, 13 प्लस 4 दैट इज एंड सो ऑन, है ना। ये पैटर्न कौन सा आपको मिल गया, 1 5 9 13, तो हमें ऑप्शन नंबर ए मिल चुका है, दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना। यही सीक्वेंस इसको इंडिकेट कर रहा है। समझ में आया, है आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में टावर ऑफ हेनोई से क्वेश्चन जरूर आता है। क्या है ये टावर ऑफ हेनोई, इस पर हम लोग बात करेंगे। पहले जरा इस पैटर्न को फाइंड आउट करने की बात करते हैं, है ना। अभी कंप्लीट समझेंगे कि व्हाट इज टावर ऑफ हेनोई, ये क्या होता है और इसका यूज क्या है ना। जरा देखो, कह रहे टावर ऑफ हेनोई रेकरेंस ये है। हमेशा टावर ऑफ हेनोई को हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, इस मैनर में, ठीक। 2t बेस n-1 प्लस 1, जहां t1 का मान क्या गिवन है, 1। हाउ मेनी मूव्स फॉर 2 डिस्क, कह रहे 2 डिस्क के लिए इसमें मूव क्या होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग, 2 को मल्टीप्लाई करना है t1 यानी 1 से, प्लस 1 कर देना है, तो 2 1 2 प्लस 1 3, तो 2 डिस्क के लिए क्या हो गया, 3 हो गया, क्योंकि 1 डिस्क के लिए तो गिवन है t1 बराबर 1, पैटर्न गिवन है ये, तो t2 के लिए क्या निकल आएगा, ये 2 तो आपका फिक्स हो गया, 2 की जगह पर 2 आ गया। अब ये जो tn-1 ये जो गिवन है, इसकी जगह पर क्या रखेंगे, प्रीवियस वाली वैल्यू 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 ये गिवन है, कर दीजिए प्लस 1,
2 1 जा 2 +1 क्या आ गया 3 आ गया। समझ में आया? है बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। पैटर्न को देखते हुए आपको बस आंसर लगाना है ना, बस इतना ही तो है। कर लेंगे इस तरीके के और क्वेश्चन। आइए करते हैं। अब जरा इसको देखिए, अगर आगे पूछता है ना, अब आप कहेंगे कि सर ये तो T2 पूछ लिया, अगर T3 पूछता तो क्या होता? तो 2 का मान ये तो फिक्स होता, Tn-1 की जगह पर क्या रखते, ये वाली वैल्यू 3 +1 कर देते, क्योंकि यहां +1 दे रहा है, तो क्या आ जाता 3 × 2 यानी 6 + 1 दैट इज 7। T4 अगर पूछते एग्जाम में तो क्या आता, 2 × 7 +1, 7 2 = 14 +1 15। T5 अगर पूछते तो 2 × 15 +1, 15 2 = 30, 30 +1 31 एंड सो ऑन। समझ गए ना कि टावर ऑफ हेनोई वही पैटर्न है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं रेफरेंस में, लेकिन कुछ अलग भी है इसमें 2 को मल्टीप्लाई भी करना है, फिर +1 भी करना है ना, दैट इज कॉल्ड अ टावर ऑफ हेनोई। समझ में आया? अब इसको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं जो अभी आपने समझा। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है ना, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। क्या टावर ऑफ हेनोई जो है वो इस तरीके के सीक्वेंस को फॉलो करता है, जहां पर हम लोग इसकी मदद से एक पैटर्न निकाल सकते हैं कि 1 फिर 3 फिर 7 फिर 15 और फिर 31, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में कई बार हमसे डायरेक्ट भी पूछ लेता है टावर ऑफ हेनोई में, तो या तो हमें ये सीक्वेंस याद हो जाए तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर ये सीक्वेंस याद नहीं है तो भी क्या कोई शॉर्ट ट्रिक है फाइंड आउट करने की? आइए देखते हैं ध्यान से, क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व टावर ऑफ हेनोई विद 4 डिस्क। यानी क्वेश्चन में जो डिस्क गिवन है वो कितनी गिवन है, 4। टावर ऑफ हेनोई गिवन है और हमसे पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ मूव्स चाहिए होंगे, मिनिमम कितने मूव्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर 4 डिस्क की अगर हम देखें तो क्या पहले हम फाइंड आउट कर चुके हैं? जी हां, देखो अगर हमें ये याद है 2t बेस n-1 + 1, तो हम निकाल लेंगे कि 4 मूव्स के लिए क्या होगा। इस पूरी सीरीज को आप लिखेंगे और T4 में जाकर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15। 2 × ऊपर वाला 7 + 1 दैट इज 15। यानी इसके लिए आपको पहले T1 निकालना होगा 1 वैल्यू के साथ, फिर T2 निकालना होगा, फिर T3 निकालना होगा, फिर जाके T4 निकलेगा दैट इज 15, है ना। यहां पर क्या पूछ रहा था, 4 डिस्क। 4 डिस्क के साथ में आंसर क्या है, 15, यानी ये सही जवाब है। समझ में आया? लेकिन क्या इतना टाइम एग्जाम में होगा आपके पास में कि आप T1 निकालें, फिर T2 लिखें, फिर T3 लिखें, फिर T4 लिखें? टाइम तो इसमें भी नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि ये भी बहुत चुटकियों का खेल है, कर तो आप ये भी लेंगे, लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या, समझिएगा। मिनिमम मूव्स निकालने के लिए 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1। अब 2 की पावर n में क्या आ जाएगा, n का मतलब 4 डिस्क, 2 की पावर 4 -1, 2 की पावर 4 -1 यानी 16 - 1 दैट इज 15, दैट इज द आंसर। समझ में आया? तो इससे आप टावर ऑफ हेनोई में जो मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स हैं वो पूरा आपको ये लिखना ना पड़े, इसलिए आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, 2 की पावर n-1 और नंबर ऑफ मूव्स आप निकाल लेंगे। चाहे 3 डिस्क हो तो n का मान 3 हो जाएगा, 2 डिस्क हो तो n का मान 2 हो जाएगा, 6 डिस्क हो तो n का मान 6 हो जाएगा एंड सो ऑन। कर लेंगे ना क्वेश्चन को? यस, कोई डाउट? समझ में आया? आगे देखो, कह रहे द टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम इज मेनली सॉल्व्ड यूजिंग। कह रहे जो टावर ऑफ हेनोई है जो अभी हम लोग ने पढ़ा, ये जो प्रॉब्लम है ये किसके द्वारा सॉल्व की जा रही है, आइट्रेशन के द्वारा, रिकर्शन के द्वारा, सॉर्टिंग के द्वारा या लाइनियर सर्च के द्वारा। तो टावर ऑफ हेनोई में हम क्या लगा रहे हैं, प्रीवियस पैटर्न को फॉलो करते हुए, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिकर्शन, कॉलिंग इटसेल्फ, है ना। रिकर्शन का मतलब अपने आप को कॉल करना,
यानी प्रीवियस पैटर्न के बेसिस पर, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रिकर्शन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो द टावर ऑफ एनओई प्रॉब्लम इज मेनली सॉल्व्ड यूजिंग आइट्रेशन, नहीं। यूजिंग रिकर्शन, हाँ। सॉर्टिंग, नहीं। लीनियर सर्च, बिल्कुल नहीं। अगला देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व टावर ऑफ एनओई विद 5 डिस्क इज, बताइए कितनी डिस्क गिवन है? 5। क्या फाइंड करना है? मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स फाइंड करने हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दीजिए, मिनिमम मूव्स बराबर 2 की पावर n माइनस 1। n का मान कितना गिवन है? 5। 2 की पावर 5 माइनस 1, और 2 की पावर 5 माइनस 1 का मतलब 32 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 31। क्या ये हमने पहले भी फाइंड आउट किया हुआ है बड़े मेथड से? जी हां, जरा देख लो 5 मूव्स में क्या 31 ही आया है प्रीवियस केस में? देखो T5 की वैल्यू यहां पर क्या आई है? 31। जहां T1 1 रखा, फिर T2 का मान निकाला 3, फिर T3 निकाला 7, फिर T4 निकाला 15, और T5 आ गया 31। और यहां पर डायरेक्टली हमने शॉर्टकट तरीके से फाइंड आउट कर लिया। 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर 5 माइनस 1, 32 माइनस 1, दैट इज 31। क्लियर है? समझ में आया? याद रखेंगे इन फॉर्मूले को, बार बार रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है। तो जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं उन सबको एक जगह पर रखिए और बार बार रिवाइज करिए, है ना, तभी पॉसिबल है। क्योंकि अभी तो आप कहेंगे सर समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में अगर फॉर्मूला भूल गए, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो बार बार रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। कॉन्सेप्ट हलवा है, बस कितना याद रख सकते हैं एग्जाम तक, यही मेन चैलेंज है ना। तो कोशिश करिए, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको रिकॉल होगा और उतने अच्छे से आप एग्जाम में कर पाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, ये तो हो गया ऑप्शन डी, दैट इज 31। नेक्स्ट, अब टावर ऑफ हेनोई होता क्या है ना, बता तो दिया टावर ऑफ हेनोई, इसकी शॉर्टकट भी बता दिया, लेकिन टावर ऑफ हेनोई है क्या, इसका रूल क्या कहता है और ये होता क्यों है ना। आइए जरा इसको करते हैं। ये एक प्रकार का गेम है। टावर ऑफ हेनोई इज अ टाइप ऑफ अ गेम जिसमें हम कुछ रूल्स का यूज करते हैं। गेम क्या है? एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है, यानी सोर्स में जो अरेंजमेंट है उसको डेस्टिनेशन पर लेकर जाना है। लेकिन इसके कुछ नियम हैं। आपको ऑक्सिलरी का यूज करना है ना, एक रफ पैटर्न का यूज करते हुए सेम मैनर में पहले बड़ी डिस्क आएगी, फिर उसके ऊपर छोटी आएगी, फिर उसके ऊपर छोटी आएगी, सेम कलर की डिस्क यहां पर अरेंज करनी है। दैट इज कॉल्ड टावर ऑफ हेनोई। सोर्स टू डेस्टिनेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी। समझ में आया? आइए देखते हैं। रूल नंबर 1, मूव ओनली 1 डिस्क एट अ टाइम। कह रहा है एक समय पर एक डिस्क ही मूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि तीनों उठाकर रख देंगे एक साथ या 2 उठा के रख देंगे, नहीं, एक समय पर एक प्लेट को ही मूव करेंगे। तो मूव ओनली 1 डिस्क एट अ टाइम, पहला नियम। दूसरा नियम, अ बिगर डिस्क कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ स्मॉलर डिस्क, यानी हमेशा बड़े के ऊपर ही छोटा आएगा। पहली बड़ी आएगी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी। ऐसा नहीं होगा कि छोटी के ऊपर बड़ी प्लेट रख दें, है ना, दैट इज नॉट अ रूल। तो हमेशा बड़ी के ऊपर ही आप छोटी रखेंगे, फिर उससे छोटी रखेंगे, फिर उससे छोटी प्लेट रखेंगे, यानी इस तरीके से ही डिस्क को आपको प्लेस करना होगा। समझ में आया? वेरी गुड। यू कैन यूज द ऑक्सिलरी पेग टू हेल्प मूव द डिस्क। कह रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए आपको ऑक्सिलरी पेग की मदद लेनी होगी। जो दूसरी वाली जो डिस्क है, ये जो पेग आपको दिख रही है दूसरी वाली, इसमें आप अरेंज कर सकते हैं, इसकी मदद आप ले सकते हैं ताकि तीसरे में सेम ऑर्डर आपका आ जाए। ठीक, तो पहले और दूसरे में आप अरेंज करते रहिए, तीसरे में भी अरेंज करिए, लेकिन जो आउटपुट होगा फाइनल वो सोर्स वाला ही रहेगा। समझ में आया? कुछ कुछ अभी समझते हैं। गोल क्या है इसका, मोटिव क्या है? मूव ऑल डिस्क फ्रॉम द सोर्स पैक। सोर्स पैक से सारी डिस्क को मूव करेंगे टू द टारगेट पैक, डेस्टिनेशन पैक तक, इन द करेक्ट ऑर्डर या इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर में हमें मूव करना है सोर्स टू डेस्टिनेशन, लेकिन नियम क्या है? पहला नियम, एक बारी में एक डिस्क ही मूव होनी चाहिए। दूसरा नियम,
कि बिगर वाली आएगी, फिर उसके बाद स्मॉलर आएगी, फिर उसके बाद स्मॉलर आएगी। इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। ऑक्सिलरी वाली पेग की मदद हम ले सकते हैं मूव करने के लिए, लेकिन ये टेम्परेरी मदद होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी भी प्लेट को, किसी भी डिस्क को हम ऑक्सिलरी में छोड़ सकते हैं, नहीं। फाइनली आपको वो मूव करके डेस्टिनेशन पर जाना ही होगा। गोल क्या है? टू मूव ऑल डिस्क फ्रॉम द सोर्स पेग टू द टारगेट पेग, दैट इज कॉल्ड अ डेस्टिनेशन पेग इन द सेम ऑर्डर, इन द करेक्ट ऑर्डर, है ना। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिएगा, अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, इस तरीके से अरेंज करना है ना। स्क्रीन पर देखिए, ये सोर्स है, डेस्टिनेशन पर भी ऐसे ही आपको बनाना है। तो कैसे उठाएं, किसको कहां रखें, ये अरेंज आपको करना होगा वन बाय वन। और फाइनली आपको क्या करना है, ये डेस्टिनेशन आपका बन गया। वही पैटर्न आपको सेम सेम मिल रहा है, लेकिन कैसे उठाकर कौन सी डिस्क को रखेंगे? सबसे पहले ऊपर वाली डिस्क को उठाएंगे जो सबसे छोटी होगी, फिर उसके बाद दूसरी वाली डिस्क को उठाएंगे, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, एंड सो ऑन, है ना। और इस तरीके से आपको एक ऑब्जेक्टिव यानी डेस्टिनेशन तक इसको पहुंचा देना है, इन पैटर्न को फॉलो करते हुए। समझ में आया? एक और देखो, यहां पर क्या है जरा देखिएगा। हाथी है, फिर उसके ऊपर एक कुत्ता है, फिर उसके ऊपर एक चिड़िया है। ये डेस्टिनेशन में है, इसको सोर्स में पहुंचा दीजिए, है ना। बात तो वही है, डेस्टिनेशन से सोर्स या सोर्स से डेस्टिनेशन। तो पहले क्या हुआ, चिड़िया उठ के आगे गई, फिर कुत्ते को आगे किया, फिर कुत्ते के ऊपर चिड़िया को बिठाया, है ना, फिर अलग अलग किया तीनों को, फिर फाइनली हमारा वही पैटर्न फाइंड आउट हो गया, है ना। देखिए गेम है ना, बस खेलना है कैसे अरेंज करेंगे आप कि सेम पैटर्न आपको मिल जाए, दैट इज कॉल्ड अ टावर ऑफ हेनोई। फिर देखिए, समझिए इस पैटर्न को, है ना, कैसे खेला जा रहा है ये गेम। सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। सबसे पहले फॉलो क्या करना है कि बड़ी प्लेट के ऊपर ही छोटी प्लेट हो, फिर उससे छोटी उसके ऊपर हो, है ना। और सोर्स और डेस्टिनेशन में जो पैटर्न हो वो सेम हो। ऑक्सिलरी वाली जो हमारी पेग है उसका यूज हम लोग कर सकते हैं हेल्प लेने के लिए, जैसे कि किया जा रहा है। लास्ट में बीच वाली पेग में कुछ भी नहीं होना चाहिए, सोर्स में भी नहीं होना चाहिए, डेस्टिनेशन में ही सब कुछ होना चाहिए। ये फाइनल है, यस कर लेंगे। आइए अब यहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये पैटर्न चल क्या रहा है। 3 डिस्क है, पहले रेड है, फिर व्हाइट है, फिर ग्रीन है, एबीसी है। आपको क्या करना है, सेम डेस्टिनेशन पर लेकर जाना है ना। देखो सेम लेकर गए डेस्टिनेशन पर। ये वाला जो पेग है ए वाला सोर्स में, यही डेस्टिनेशन में देखो बन रहा है। हैव अ लुक गाइस, पहले रेड, फिर व्हाइट, फिर ग्रीन, रेड व्हाइट और ग्रीन। जी हां, इसमें सबसे पहले आपने क्या किया, रेड वाले को मूव किया, सबसे छोटे वाले को आपने मूव किया, है ना। ये वाले को आपने मूव किया जो सबसे छोटा था, इसको उठा के सी में ले आए। फिर आपने क्या किया, जो इसके नीचे व्हाइट वाला था इसको उठा के बी वाले में ले आए। तो तीनों में एक एक रख दिया आपने। अब ए में सबसे नीचे वाला है, उसके ऊपर वाला सी में है, और उसके ऊपर वाला कहां पर है ना, बी में। इस पैटर्न को आपने फॉलो किया, देखिए। फिर आपने क्या किया, एक एक करके मूव करना शुरू किया। सी से हटाकर आपने बी के ऊपर रख दिया, फिर आपने ए से उठाकर ए वाला कहां रख दिया, सी में रख दिया, सी खाली हो चुका था। फिर आपने शफल किया रेड वाला, फिर आपने ए में रख दिया। फिर आपने शफल किया, ये जो व्हाइट वाला था वो ग्रीन वाले के ऊपर रख दिया। फिर आपने शफल किया और आपको एग्जैक्ट वही पैटर्न मिल गया जो आपको नीड था, है ना। दैट इज कॉल्ड अ टावर ऑफ हेनोई। तो इस तरीके से आप पैटर्न को अरेंज कर सकते हैं टू एग्जैक्ट द सेम आउटपुट, है ना। यहां से ज्यादा आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ये आप सीख क्यों रहे हैं, ताकि आपको नियम याद हो और जो क्वेश्चन एग्जाम में आए वो आप कर पाए। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन को कर पाएंगे। हैव अ लुक। इन टावर ऑफ हेनोई हाउ मेनी डिस्क कैन यू मूव एट अ टाइम। कह रहा है टावर ऑफ हेनोई में एक समय पर कितनी डिस्क को मूव कर सकते हैं, 1, 2, एनी नंबर या नन ऑफ दीज। बिल्कुल सही, सिर्फ एक डिस्क को एक समय पर मूव कर सकते हैं, तो आंसर होगा 1 डिस्क। फिर अगले समय पर दूसरी डिस्क, फिर तीसरी डिस्क, लेकिन एक समय पर एक डिस्क को ही मूव किया जा सकता है।
नेक्स्ट, विच मूव इज नॉट अलाउड इन टावर ऑफ हेनोई, कह रहा है कौन सा नियम गलत है, इनमें से कौन सा नियम में नहीं आएगा, कौन सा मूव गलत है टावर ऑफ हेनोई में, जरा पढ़ते हैं। मूविंग अ स्मॉलर डिस्क ऑन टॉप ऑफ द बिगर डिस्क, मूविंग अ डिस्क टू एन एम्प्टी पैक, क्या एम्प्टी पैक में डिस्क को रखेंगे, जी हां। मूविंग ओनली वन डिस्क एट अ टाइम, बिल्कुल सही। यूजिंग एन ऑक्सिलरी पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, हां, लेकिन ये हो गया गलत, क्यों, क्योंकि बड़ी के ऊपर ही छोटी आएगी, फिर छोटी के ऊपर उससे छोटी आएगी, इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। लेकिन यहां क्या कह रहा था, मूविंग अ स्मॉलर डिस्क ऑन द टॉप ऑफ द बिगर डिस्क, नाना, है ना, तो ये क्या हो गया, ये मूव हमारा गलत हो गया। तो विच मूव इज नॉट अलाउड, फर्स्ट वाला मूव इज नॉट अलाउड। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑक्सिलरी पैग इन द टावर ऑफ हेनोई, टावर ऑफ हेनोई में ऑक्सिलरी पैग का पर्पस क्या है, ऑक्सिलरी मतलब बीच वाली पैग का मतलब क्या है, टू होल्ड डिस्क टेम्परेरली, क्या ये टेम्परेरी बेसिस पर डिस्क को होल्ड करती है, जी हां, ये तो सही है ना, दिस इज करेक्ट। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मूव्स, ना। टू रिमूव डिस्क परमानेंटली, नहीं। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डिस्क, नहीं। तो ऑक्सिलरी जो बीच वाली होती है उसका मतलब क्या है कि हेल्पिंग हैंड होती है ये एक तरीके से, जो टेम्परेरी डिस्क को होल्ड करने में मदद करती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू होल्ड डिस्क टेम्परेरली। नेक्स्ट, द मेन गोल ऑफ टावर ऑफ हेनोई, कह रहे टावर ऑफ हेनोई का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन गोल है वो क्या है, मूव ऑल डिस्क टू द ऑक्सिलरी पैक, कि सारे डिस्क को बीच वाले में ट्रांसफर करे, नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव नहीं है। मूव ऑल डिस्क टू द टारगेट पैक इन द सेम ऑर्डर, जी हां, यानी सेम ऑर्डर में टारगेट यानी डेस्टिनेशन पर ट्रांसफर करना सभी डिस्क को, यही तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना, दैट इज द करेक्ट वन, ये सही हो गया। मूव द लार्जेस्ट डिस्क फर्स्ट, क्या हम सबसे पहले बड़ी डिस्क को हिलाते हैं, नहीं, सबसे ऊपर वाली डिस्क को हिलाएंगे जो छोटी होगी, यानी ये भी गलत हो गया। रैंडमली मूव डिस्क, क्या रैंडमली मूव कर सकते हैं डिस्क को, रैंडम तो नहीं कर सकते, ये तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, ये कोई ऑब्जेक्टिव यानी गोल तो नहीं है। गोल क्या है कि सोर्स और डेस्टिनेशन में सेम ऑर्डर में डिस्क होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, टैलेंटेड तो हैं आप लोग, घमंड नहीं करते बस। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर टावर ऑफ हेनोई, टावर ऑफ हेनोई में कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है, ट्रू है। यू कैन मूव मल्टीपल डिस्क एट अ टाइम इफ दे आर स्मॉलर देन द डिस्क बिलो, क्या हम कई सारे डिस्क को मूव कर सकते हैं एक ही समय पर, जी नहीं, इसको तो खल्लास कर दीजिए, है ना, ये तो गलत हो गया। अ लार्जर डिस्क कैन नेवर बी प्लेस्ड ऑन द स्मॉलर डिस्क, बताइए, लार्जर डिस्क जो है वो कभी भी स्मॉलर डिस्क पे प्लेस नहीं होगी, कैन नेवर बी प्लेस्ड। द ऑक्सिलरी पैग इज नॉट नेसेसरी, कह रहा है ऑक्सिलरी पैग जो है वो इसकी जरूरत ही नहीं है ना, तो क्या कह रहा था, कौन सा ट्रू है, भाई इसकी जरूरत तो है, ये तो गलत कर दो। यू कैन स्किप डिस्क वाइल मूविंग, कह रहा हम मूव करते समय क्या डिस्क को स्किप कर सकते हैं, क्या स्किप किया जा सकता है, नहीं, सभी डिस्क का यूज हमें करना होगा, यानी जो ट्रू है वो स्टेटमेंट कौन सा है, बी वाला, अ लार्जर डिस्क कैन नेवर बी प्लेस्ड ऑन अ स्मॉलर डिस्क, ये स्टेटमेंट वैलिड है, क्योंकि हमेशा हम क्या करेंगे, बड़ी के ऊपर ही छोटी रखेंगे, फिर उसके ऊपर उससे छोटी, तो अ लार्जर डिस्क, बड़ी डिस्क कैन नेवर बी प्लेस, कभी भी प्लेस नहीं करेंगे स्मॉलर डिस्क के ऊपर, ये बिल्कुल सही बात है, यस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, द ट्रू वन, बाकी सब आपके स्टेटमेंट गलत हो गए। नेक्स्ट देखिए, बताइए, क्वेश्चन नंबर 17, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, रेकरेंस रिलेशन। इन टावर ऑफ हेनोई व्हाट इज द फर्स्ट डिस्क टू मूव, टावर ऑफ हेनोई में जो पहली डिस्क हम मूव करेंगे वो कौन सी होगी, लार्जर डिस्क, मिडिल डिस्क, स्मॉलेस्ट डिस्क या एनी डिस्क, आपकी पार्क की नजर और निर्मा सुपर। द करेक्ट आंसर इज छोटी डिस्क, नन्ही मुन्नी डिस्क, सबसे पहले सबसे ऊपर वाली डिस्क को हिलाएंगे और वो डिस्क कैसी होगी, सबसे छोटी, तो यानी द टावर ऑफ हेनोई व्हाट इज द फर्स्ट डिस्क टू मूव, द स्मॉलेस्ट डिस्क, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट
आंसर। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट क्या मुश्किल है? नहीं, बस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, रूल्स आपको याद होने चाहिए और फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए मल्टीपल टाइम, तभी पॉसिबल है कि एग्जाम में आप बढ़िया स्कोर कर पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।